अपने इस भाग में हम लोग देखेंगे लूथर गुलिक का जो POSDCORB का जो डिस्क्राइब हमने किया था, उसमें पहला जो हम लोग कर चुके हैं नियोजन, दूसरा है संगठित करना या कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहेंगे संगठन बनाने से तात्पर्य है लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की प्रक्रिया। संगठन की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों एक संगठित अवस्था में सूत्रबद्ध किया जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, जिससे कार्य सुचारू ढंग से संचालित हो सके। पुस्तकालय सेवा में संगठन के अंतर्गत यह आवश्यक है कि किसी विषय या सूचना पर सामूहिक रूप से कार्य होना चाहिए। तीसरा जो है कर्मचारी व्यवस्था, जहां संगठनात्मक संरचना विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न पदों का सृजन करती है, वहीं स्टाफिंग कार्मिक व्यवस्था जिसे कहेंगे, उन पदों को संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। किसी भी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सही कर्मचारी व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। वस्तुतः किसी भी संगठन की शक्ति कर्मचारी ही होते हैं। किसी भी संगठन का जो शक्ति कौन होता है? कर्मचारी होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा जो है निर्देशन। निर्देश एक उच्च प्रबंधकीय गतिविधि है। निर्देशन का कार्य संस्था के कर्मचारियों को उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा की ओर ले जाना। निर्देशन का कार्य उच्च प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को अच्छे परिणाम के लिए गाइड करना होता है। जो निर्देशन देते हैं, जो निर्देश देता है, उसका क्या काम होता है? कर्मचारियों को मोटिवेट करना कि जो संस्था का उद्देश्य है उसे प्राप्त किया जा सके। पांचवा है समन्वय। किसी भी संस्था के में कार्य पूर्णता को हासिल करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को संयोजित करना ही समन्वय है। दूसरे शब्दों में समन्वय साथ मिलजुल कर कार्य करने की अवस्था है। समन्वय कर्मचारियों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास को बिखरने से बचाता है। समन्वय क्या करता है? वो कर्मचारियों को आपस में मिलजुल करके कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा समन्वय द्वारा कर्मचारी द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है और किसी भी प्रयास को बिखरने से बचाता है। इसलिए कहीं भी समन्वय का होना अति आवश्यक होता है। जो छठा नंबर है प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग जिसे कहेंगे। प्रतिवेदन निर्देशन का प्रतिलोम शब्द है। निर्देशन उच्च स्तर से नीचे स्तर पर निर्देश के विपरीत प्रतिवेदन में नीचे स्तर के प्रबंधक द्वारा उच्च प्रबंधक के पास विशेष अवधि के दौरान उपलब्धियों तथा अनुपलब्धियों की सूचना भेजता है। प्रतिवेदन स्वस्थ मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। पुस्तकालय रिपोर्ट प्रायः वार्षिक होता है। अब सातवां जो है बजट बनाना। बजट तैयार करना प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है।
अच्छे बजट पर ही संस्था का भविष्य निर्भर करता है। इसके तहत वित्तीय आय के स्रोत तथा उसका उपयोग का समुचित बंटवारा होना चाहिए। पुस्तकालय का बजट लाइब्रेरियन द्वारा तैयार किया जाता है और इसके लिए आंतरिक परिस्थितियों का समावेश होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत मनोवैज्ञानिक के उद्भाव, कार्मिक प्रबंधन की वृद्धि तथा मानवीय संसाधनों को प्रबंधन से साझा दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। इसके अंतर्गत संस्था की कार्य क्षमता बढ़ाना, लागत कम करना तथा उत्पादन बढ़ाना तथा साथ ही साथ श्रमिकों का वेतन बढ़ाना भी है। बजट जो कार्य है वो मुख्य रूप से वहाँ के हेड बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेन हेड हैं, आपके प्रिंसिपल सर होंगे कॉलेज में, वो आपका बजट तैयार करेंगे। या पुस्तकालय का है तो पुस्तकालय में जो लाइब्रेरियन होगा वो उसका बजट बनाएगा। इस तरह से हमें इस तरह का बजट बनाना चाहिए कि श्रमिकों का मूल रूप से ध्यान रखा जा सके, उसके वेतन का ध्यान रखा जा सके। इस प्रकार का बजट बनाया जाता है। ये हो गया आपका सारा प्रबंधन में जो क्लियर हो गया। हमारा जो 7 पॉइंट्स था मैंने उसे क्लियर किया। अब देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग प्रबंधन के विभिन्न विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। हम लोग प्रबंधन के अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रबंधन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। कहा जाता है कि प्रबंधन का इतिहास का विकास मानव सभ्यता के इतिहास एवं पुरातन युग से जुड़ा हुआ है। वर्तमान प्रबंधन अपेक्षाकृत नवीनतम होते हुए भी इसकी पारंपरिक शैली मानव सभ्यता के प्रारंभ में से चलती आ रही है। डॉक्टर S.N. घोषला के अनुसार प्रबंधन का इतिहास तब से माना जाता है जब मानव समूह में रहना प्रारंभ हुआ। किसी भी व्यवस्था में प्रबंधन की विकास जीवन तथा व्यवसाय में जटिलता के कारण व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों के साथ साथ सहचारी कहा जा सकता है। जैसे जैसे प्रबंध का महत्व एवं आवश्यकता बढ़ती गई, उसके साथ साथ प्रबंध विचारधारा के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण तथा धाराएं विकसित हुई, जिन्हें प्रबंध विचारधारा की भिन्नता स्कूल के नाम से जाना जाता है। प्रबंध विचारधारा की प्रमुख स्कूलों में कुछ स्कूलों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है शास्त्रीय विचारधारा स्कूल। शास्त्रीय विचारधारा को परंपरावादी विचारधारा प्रबंध को संगठित समूहों के द्वारा काम कराने का एक तरीका मानता है। इस विचारधारा की विशेषता कुछ इस प्रकार से है। यह औपचारिक संगठन से संबद्ध है। दूसरा है, यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा जो है, यह केंद्रीयकरण पर बल देता है। चौथा है, यह कट्टरपंथी है। पांचवा, मैक्स वेबर के सिद्धांत पर आधारित है। इस विचारधारा ने अनेक सिद्धांतों को विकसित किया है। दूसरा है प्रबंध प्रक्रिया स्कूल। यह स्कूल इस विचार को मान्यता देता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया जिसके द्वारा मानवीय सामूहिक प्रयासों को उद्देश्य अनुसार संगठित किया जाता है।
इस विचारधारा के जन्मदाता हेनरी फ्योल माने जाते हैं। न्यूमैन, हेरोल्ड, कोंज, टेरी आदि विद्वानों ने सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस स्कूल को स्वार्थवादी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इसे विचारधारा में अनुभवों तथा परंपरा के आधार पर कार्य किए जाते हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक स्कूल। यह स्कूल इस विचारधारा को मान्यता देता है कि अनुभवों को परिवर्तित स्थिति में मूल्यांकन कर परखा जाना चाहिए और यदि वे खरे नहीं उतरे तो उन्हें त्याग देना चाहिए। इस विचारधारा के समर्थक पीटर ड्रॉकर, किन, डेविड, न्यूमैन आदि रहे हैं। यह स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल के समान ही है और समानता कार्य पद्धति अपनाकर चलाता है। फिर भी इन दोनों स्कूलों में कुछ आधारभूत अंतर है। वह है कि प्रबंधन प्रक्रिया में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है, जबकि यह अनुभवों के औचित्य को प्रमाणित करते हैं, इन्हें स्वीकार कर लेती है। इसमें भावी समस्याओं का विगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। चौथा है वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल। यह स्कूल इस विचारधारा को मान्यता देता है कि प्रबंध की समस्याओं के समाधान के लिए तथा प्रबंधन के कार्यों के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। इस स्कूल में इस तथ्य का समर्थन किया गया है कि प्रबंधकों की कल्पना शक्ति, मौलिक सूझबूझ होनी चाहिए। इस विचारधारा को टेलर, फ्योल तथा गुलिक जैसे विद्वानों का समर्थन प्राप्त हुआ है। चौथा जो है वैज्ञानिक प्रबंधक स्कूल। यह स्कूल इस विचारधारा को मान्यता देता है कि प्रबंधन की समस्याओं के समाधान के लिए तथा प्रबंध के कार्यों के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। इसलिए स्कूल में इस तथ्य का समर्थन किया गया है कि प्रबंधक में कल्पना शक्ति, मौलिक सूझबूझ होनी चाहिए। इस विचारधारा को टेलर, फ्योल ने और गुलिक जैसे विद्वानों का समर्थन प्राप्त हुआ है। अब पांचवा है मानवीय व्यवहार स्कूल। पांचवा क्या है? मानवीय व्यवहार स्कूल। मानवीय व्यवहार स्कूल की उत्पत्ति एल्टन मायो एवं रोथेमिस बेगर द्वारा किए प्रयोगों में पहली बार मानवीय तत्वों पर सर्वाधिक बल देने की बात कही गई। इनमें व्यक्तियों को समझने तथा वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस विचारधारा में प्रबंधकों से यह अपेक्षा रखी गई कि वह ऐसे विधियों का विकास करे जिससे अधिक से अधिक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। सामाजिक प्रणाली स्कूल।
छठा नंबर है सामाजिक प्रणाली स्कूल, सोशल सिस्टम स्कूल जिसे कहेंगे। स्कूल प्रबंधन को एक सामाजिक प्राणी मानता है। यहाँ कुछ विद्वान इसके क्षेत्र को थोड़ा सीमित करते हैं तथा केवल औपचारिक संगठनों को ही सामाजिक प्रणाली में शामिल करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड इस प्रणाली के मुख्य समर्थक माने जाते हैं। इनके अनुसार प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान सहकारिता के सिद्धांत में निहित है। इस सिद्धांत के द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास में बाधक जैविक, भौतिक तथा सामाजिक सीमाओं को दूर किया जाता है। इसमें विवेकपूर्ण निर्णय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहना चाहिए। सातवां है प्रणाली प्रबंधक स्कूल, सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल। इस स्कूल की प्रमुख मान्यता है कि जिस प्रकार हमारी शारीरिक क्रियाएं एवं बृहत्तर प्रणाली का परिणाम है, उसी प्रकार व्यावसायिक क्रियाएं भी बृहत्तर प्रणाली का परिणाम है। अतः प्रबंधन को चाहिए कि वे भी प्रणालियों के जरिए वांछित परिणाम प्राप्त करें। आठवां है निर्णय सिद्धांत स्कूल, डिसीजन थ्योरी स्कूल। इस सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय प्रबंध का मुख्य कार्य है, क्या करना है, कैसे करना है को आधुनिक प्रबंध का मुख्य कार्य मानते हैं। निर्णय की श्रेष्ठता पर संस्था की सफलता निर्भर करती है। श्रेष्ठ निर्णय लेने की क्षमता ही प्रबंध को श्रेष्ठ बनाता है। अब जो 9 नंबर है वो है गणितीय स्कूल, मैथमेटिक स्कूल जिसे कहेंगे। प्रबंध की इस विचारधारा का प्रतिपादन प्रबंध को गणितीय मॉडल पद्धति मानने वाले विद्वानों द्वारा किया गया है। उनके अनुसार प्रबंध एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है जिसे गणितीय नमूनों तथा परिमाणात्मक तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यह सिद्धांत तथ्यात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। अब जो है अगला जो स्कूल है वो है 10वां नंबर का निर्देशात्मक स्कूल, डायरेक्टिव स्कूल जिसको बोलेंगे। इस विचारधारा में प्रबंध को निर्देश के रूप में स्वीकार किया गया है। इस विचारधारा की मान्यता है कि प्रबंधकों को नीति निर्धारण के साथ साथ कार्यान्वयन का निर्देश भी देना चाहिए। इसके अनुसार प्रबंधकों में निर्देश की क्षमता होनी चाहिए। अगला है सहभागिता स्कूल। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारियों को प्रबंध में हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए। निर्णयों में उनके विचारों का समावेश होना चाहिए। अगला है तुलनात्मक प्रबंधन स्कूल, कंपैरेटिव मैनेजमेंट स्कूल। इस विचारधारा के जन्मदाता गोंसालेस तथा मैकमिलन थे। उनके अनुसार विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा प्रबंध के सामान्य सिद्धांत का विभिन्न संस्कृतियों के
संबंध में संशोधित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधन संस्कृति से प्रभावित होता है। ये तो हमारा आज का प्रबंधन का स्कूल है जो है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। नमस्ते।